नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHDC 104 की क्लास में। जैसा आप सभी को पता ही है कि BA हिंदी ऑनर्स की पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। प्लेलिस्ट सेक्शन बना दिया मैंने, BA हिंदी ऑनर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी फ्री क्लासेस की मिल जाएंगी। यदि कोई आपको पेड बैचेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट कोड का, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा एजुचक्र एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक यदि आपने नहीं किया है, वहाँ पर आपको सिर्फ पेड क्लासेस ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपको जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो भी मिलती हैं। फ्री PDF सारी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं हम किसके बारे में, आधुनिक हिंदी कविता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्त। चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में ये जो वर्ड जुड़ गया है ना आधुनिक, तो इसका मतलब ये कि हिंदी साहित्य का कौन सा काल हुआ, ये हिंदी साहित्य का आधुनिक काल होगा दोस्त, आधुनिक काल। और आधुनिक काल का भी कौन सा हिस्सा जो बिल्कुल ही आप, क्योंकि आधुनिक काल के ढेर सारे हिस्से मैंने आपको पढ़ाए थे, जिनमें मैंने आपको बताया था भारतेंदु युग है, ठीक है। भारतेंदु युग के अलावा मैंने आपको बताया था द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद है, छायावाद के बाद उत्तर छायावाद है आपका, 5 मैंने आपको बताया था प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, और लास्ट में 7वें नंबर पर आता है आपका नई कविताएं या फिर नई कहानियां। नई कविता और नई कहानियां यहीं पर क्या की गई दोस्तों, लिखी गई। ये चीज आप याद रखिए, गद्य का विकास यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा आधुनिक युग में। तो हम इसी हिस्से की बात कर रहे हैं, आधुनिक काल का लगभग अंतिम चरण, जहां पर नई नई कविताएं लिखी गई, उनकी बात आज हम करने वाले हैं विद द कंटेंट। क्लियर? बिल्कुल। कुछ लोगों के डाउट्स ये है कि सर यदि हम जून में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या होती है। तो 30 मार्च 2025 तक यदि आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो आप जून 2025 के एग्जाम में बैठ सकते हैं। बात समझ में आई? तो यदि अभी तक आपने असाइनमेंट 16 असाइनमेंट नहीं लिए हमसे, तो आप उन्हें ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्त, आप सभी को पता ही है, ठीक। ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप हमसे क्या कर सकते हैं, 16 असाइनमेंट ले सकते हैं लेटेस्ट, जो कि आ चुके हैं। जनवरी 2025 सेशन के भी आ चुके हैं, जुलाई 2024 सेशन के भी असाइनमेंट आपके आ चुके हैं। क्लियर? चलिए अब करते हैं कंटेंट की बात, है ना। देखिए 20-22 मिनट की इस बेहतरीन क्लास में, देखिए छोटी क्लास हम इसलिए देते हैं दोस्त ताकि आप एक ही बार में 2 बार रिवीजन कर सकें। 40 मिनट रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा एक क्लास को। अब भारतेंदु युग में काव्य की विशेषताएं, अब मैंने आपको बताया था आधुनिक काल में भारतेंदु युग भी आपका आता है, इसकी काव्य विशेषताओं की बात करेंगे। कविता के इतिहास में द्विवेदी युग भी इन्होंने क्या कर लिया, पूछ लिया है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा, अब यहाँ पर कवि स्टार्ट हो गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और महादेवी वर्मा। तीनों की काव्य भाषा, काव्य सौंदर्य मैंने इसलिए यहाँ पर डाले हैं दोस्त, कुछ सोच समझ के डाले होंगे, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा दोस्त, मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलिए आप। 100% देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि बार बार पिछले 3 सेशन में मैंने ऑब्जर्व किया कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, और इन दोनों युगों में से आपका एक क्वेश्चन 100% है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों युगों में से आएगा। चलिए दोस्त अब देखते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग, तो आपको पता है भारतेंदु युग जो है वो 1850 से लेकर सन 1900 तक रहा। इस हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण युग इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वो समय था जब हिंदी कविताओं का आधुनिक युग स्टार्ट हुआ था। आपको पता है, यही आप इस आरंभिक बिंदु भी कह सकते हैं, कविताओं का, आधुनिक हिंदी कविताओं का आरंभिक युग यही है। तो इस युग की पहली सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी जो है, लिखते चलना एक एक पॉइंट को आप, खड़ी बोली हिंदी जो भाषा आप कहते हो, इसको मानक भाषा का दर्जा यहीं पर मिला। यानी कि खड़ी बोली हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, गद्य को लिख सकते हैं, खड़ी बोली हिंदी में आप कविताओं को लिख सकते हैं। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि उस समय आम बोलचाल की भाषा खड़ी बोली हिंदी ही थी दोस्त, ये चीज आपको याद रखनी है। कविता ने आधुनिक रूप में यहाँ पर प्रवेश कर दिया था, एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, ये वो समय था जब कविताओं के अंदर आप देखिए सामाजिक बुराइयां और आप कहेंगे राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना की जगह आप एक सामान्य शब्द राष्ट्रभक्ति या फिर राष्ट्रीय प्रेम की बात यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आधुनिक युग पढ़ाया था कि आधुनिक युग ये वो समय था आजादी से पहले का समय, और आजादी से पहले के समय भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था। 1857 का विद्रोह यानी पहला स्वाधीनता संग्राम भारत में हो चुका था। तो कविताओं के माध्यम से कवि चाहते थे कि लोगों के अंदर आजादी को लेकर एक तड़प पैदा की जाए, तो इसलिए कविताओं में देशभक्ति की भावना सबसे ज्यादा डाली जाती थी। इस वक्त समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह ना होने देना, ऐसी ढेर सारी बुराइयां भी थी। तो कविताएं इन्हीं बुराइयों पर क्या करती थी दोस्तों, कटाक्ष करती थी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। बात समझ में आई आपको या नहीं आई, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूछिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य में नए नए आयाम जोड़े। उनका योगदान सिर्फ काव्य में आप कहेंगे कविता तक सीमित नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम पर ये युग पड़ा है, उन्होंने नाटक और निबंध भी लिखे। हालांकि पूरी तरीके से गद्य का विकास अभी नहीं हुआ था दोस्त, मैं आपको फिर बता देता हूँ। कहानियां लिखी नहीं गई थी, लेकिन निबंध और नाटकों का प्रचलन अब तक हो चुका था। भारतीय समाज में जो भी समस्याएं जो कि मैंने अभी आपको बताई, विधवा विवाह ना होने देना, बाल विवाह होना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, महिलाओं का उत्पीड़न, ऊंच नीच का पापड़ा, जातियों में खेलना, ये सभी क्या है दोस्त आपकी सामाजिक समस्याएं हैं। इनके बारे में कविताओं में जिक्र मिलेगा। और भारत का जो सांस्कृतिक हिरास हो रहा था, किनके कारण? आप कहेंगे सर औपनिवेशिक शासन के कारण। तो औपनिवेशिक शासन, गुलामी के शासन के कारण जो भारत का आप कह सकते हैं नाश हो रहा था, सर्वनाश हो रहा था, उसकी झलक भी आपको भारतेंदु युग की कविताओं में मिलेगी। इसके अलावा उनके काव्य में छायावाद की जगह एक स्पष्ट और सशक्त संदेश मिलेगा। इस पे स्टार लगाओ, क्योंकि छायावाद क्या करता है? एक छिपा हुआ अर्थ देता है। छायावादी जो पीरियड है दोस्तों, उसमें अर्थ को छिपाने की कोशिश की जाती है, रहस्यमय तरीके से बात की जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। लेकिन भारतेंदु युग तो डायरेक्ट बात करता है, प्रत्यक्ष रूप से आप कहेंगे प्रत्यक्ष अर्थ को क्या करता है? दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये अंतर है आपका भारतेंदु युग में और छायावादी युग में। अरे बात समझ में आई है नहीं आई? जल्दी बताइए। क्या आपको इस क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में बैठ रहा है कि भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं क्या है, क्यों भारतेंदु युग को एक महत्वपूर्ण युग माना गया है? ठीक है। अब आप कुछ लोग यहाँ पर कमेंट में कहेंगे कि सर ये तो बहुत कम कंटेंट है, इससे ज्यादा लिखना होता है वहाँ। भाई मैं यहाँ पर आपको चीजें समझाने बैठा हूँ, रटवाने नहीं बैठा। या फिर क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए तो आप गेस्ट पेपर ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, बुक में इतने बड़े बड़े आंसर है। मैं सिर्फ यहाँ पर मूल बातें लिखता हूँ, आप इन्हें खुद एक्सप्लेन करेंगे वहां पर पॉइंट बना बनाकर 8-10 पॉइंट में आप हर चीज को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये क्लासरूम है, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, कविता के इतिहास में द्विवेदी युग क्या विशेषता है? अब यदि द्विवेदी युग की बात करें तो 1900 से लेकर 1950 तक के पीरियड को लगभग द्विवेदी युग कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कविता का पुनर्निर्माण का युग कहा गया है इसको। पुनर्निर्माण मतलब जो कविताएं भारतेंदु युग में लिखी गई थी उनमें कुछ भाषाई त्रुटियां थी, अगर थी तो उन्हें फिर क्या करना था भाई? उन्हें चेक करना था, भाषा को परिष्कृत करना था। इसीलिए द्विवेदी युग में सबसे बड़ा जो कार्य किया गया वो था भाषा को परिष्कृत बनाना। परिष्कृत वर्ड शायद आपने ना सुना हो, परिष्कृत को इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। भाषा को क्या करने की कोशिश की गई? रिफाइन करने की कोशिश की गई। भाषा में जो भी व्याकरणिक त्रुटियां थी, भाषा को मानक बनाने में जो जो अवरोध थे, रुकावटें थी, उन सभी को यहाँ पर परिष्कृत किया गया। इस युग में आपको श्रृंगारिकता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और देश प्रेम तो यहां भी मिलेगा, क्योंकि भारतेंदु युग इस सेकंड स्टेज ऑफ आप क्या कहेंगे? दूसरी स्टेज है किसकी? आधुनिक काल की, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की दूसरी स्टेज है ये। इसके अलावा द्विवेदी युग में कविता क्या मिलेंगे आपको? रूप और शिल्प में नयापन देखने के लिए मिलेगा। भाई हर युग क्यों अलग पड़ता है? अगर द्विवेदी युग में कुछ नया नहीं होता तो हम इसे भारतेंदु युग से अलग क्यों करते? कुछ चीजें अलग हुई, कुछ नयापन कविताओं में देखने के लिए मिला। और यही रीजन है कि द्विवेदी युग के तीनों ही राइटर बहुत ज्यादा क्या हुए दोस्तों? फेमस हुए। आप इन्हें देख सकते हैं, तीनों ही पोएट मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी साहब और छायावादी युगीन जिन्हें आप कहते हैं कौन? महादेवी वर्मा, है ना। इनका आप ये नींव तो इनके काव्य की द्विवेदी युग में ही पड़ चुकी थी, लेकिन वैसे इनको आप छायावादी पीरियड में रख सकते हैं। बात समझ, क्योंकि द्विवेदी युग के बाद ही तो आपका छायावाद आएगा, वही चीज है दोस्त। इस युग में कविता ने समाज की समस्याओं की बात किया। देखो वही वाली बात है सारी, पुनर्निर्माण का युग इसको कह देते हैं। देश प्रेम की बात यहाँ पर हुई, कविताओं में आया नयापन, 3 पॉइंट हो गए, है ना। इसके अलावा समाज की समस्याएं, वही 4 पॉइंट जो मैंने आधुनिक काल की मूलभूत विशेषताएं आपको बता रखी हैं, वही सब चीजें। समाज की समस्याएं, समाज के मुद्दे। भाई समाज के मुद्दे क्या थे उस समय? समाज के मुद्दे थे भाई सती प्रथा। सती प्रथा के अलावा आप कहेंगे बाल विवाह, यही तो समाज के मुद्दे थे उस समय। इसके अलावा जो मुद्दा आज भी बना हुआ है दहेज प्रथा, ये समाज के मुद्दे थे उस समय, ये आज भी आपके बने हुए हैं, तो क्या फायदा है? इसके अलावा आप कह सकते हैं विधवा विवाह ना होने देना, विधवा विवाह को ना होने देना, है ना। ये अस्वीकार था उस समय, ये भी एक व्यवस्था थी, ठीक। इसके अलावा हो सकता है आपका कौन सा? जाति सिस्टम, जाति प्रथा, इन सभी के खिलाफ आवाज यहां पर उठाई गई थी। तो जाति प्रथा में जो दलित समुदाय का शोषण होता है उसके खिलाफ भी कविताओं में आवाज उठाई थी दलित कवियों ने स्पेशली। चलिए दोस्त आगे चले, मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त, सबसे पहली बात तो आपको पता है ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं। द्विवेदी युग में इन्होंने अपनी विशेषताओं को सामने लेकर आए थे। ये द्विवेदी युग के कवि आप इन्हें कह सकते हैं। इनके काव्यों की भाषा की बात करें तो मैंने आपको बताया था आधुनिक काल में कोशिश ये की गई कि आम लोगों तक साहित्य को पहुंचाना है।
अब ध्यान से समझना इस चीज को, आम लोगों तक साहित्य यदि पहुंचेगा तो कौन सी भाषा यूज की जाएगी? अभी मैंने बताया था खड़ी बोली हिंदी यूज की गई। क्यों? क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा सरल होती है, प्रभावपूर्ण होती है और आम जनता के बीच आसान होती है समझना। सुलभ मतलब आसान, है ना, बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। यही रीजन है मैथिली शरण गुप्त ने आधुनिक काल की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए काव्य में कठिन शब्दावली, कठिन वाक्य संरचना का इस्तेमाल नहीं किया। उनके साहित्य ज्यादातर संस्कृत साहित्य से प्रेरित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी कविताएं हिंदी भाषा में लिखी वो सहज थी, स्वाभाविक थी, आम बोलचाल वाली थी, ज्यादा कठिन नहीं थी। उनके काव्य में आप देखिए भारत की संस्कृति, भारत का देश प्रेम और समाज सुधार, वही तीन कैटेगरी आगे नहीं आ गई, संस्कृति की सुरक्षा, देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और आप कहेंगे समाज सुधार, जो मैंने अभी पीछे 3 मुद्दे लिखे थे उन्हीं पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि ये सभी आधुनिक काल और आधुनिक काल की 4 ही विशेषताएं हैं। एक तो मानवता पर जोर देना, देश प्रेम की बात करना, सामाजिक सुधार की बात करना, सांस्कृतिक हिरास को रोकना, आजादी के लिए लड़ना, यही आधुनिक काल रहा है हमारा लगभग। तो इसलिए सब काव्यों में आपको यही दिखाई देगा। लोगों को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम इस समय जो भी कविताएं लिख रहे थे कवि, वो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी कविताओं को पढ़ के लोग मोटिवेट हों और स्वतंत्रता की ओर क्या हो, अग्रसर हों, आगे बढ़ जाएं। यही एक अल्टीमेट यहां पर क्या होता था दोस्त, गोल होता था। क्लियर? क्या आपको यहां तक बात समझ में आई दोस्त या नहीं आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में बात करते हैं। ये भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आपको श्रृंगार रस का इस्तेमाल दिखाई देगा और भावनाओं से भरी हुई दिखाई देंगी। श्रृंगार रस मतलब प्रेम की बात, लेकिन कौन सा प्रेम? देश प्रेम दोस्त। कौन सा प्रेम? देश प्रेम। देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना भी आप कह सकते हैं, अलग अलग शब्द हैं, अर्थ एक ही है। भाई देश प्रेम कह लीजिए, राष्ट्रीय चेतना कह लीजिए, मीनिंग तो यहां पर एक ही निकलता है कि देश की आजादी में लोग बढ़ चढ़कर भाग लें, उनको मोटिवेट करने के लिए यहां पर रचनाएं लिखी गई। उनका काव्य सौंदर्य भारतीय जीवन की सुंदरता को भी दिखाता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी दिखाता है। भारतीय जीवन की सुंदरता क्या है? भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति की झलक इनके काव्य में आपको मिलेगी। उनके काव्य में भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलेगी। प्रकृति चित्रण, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रामनरेश त्रिपाठी साहब का, कि प्रकृति चित्रण उन्होंने किया है। प्रतीकों का इस्तेमाल कर करके प्रकृति का अपनी कविताओं में इस्तेमाल किया है। वे अपनी काव्य रचनाओं में केवल श्रृंगार ऋषियों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वही समाज सुधार और संस्कृति। बताइए क्या सब में लगभग सेम सी बात आपको दिखाई नहीं दे रही? क्यों? क्योंकि यही विशेषताएं आधुनिक काल का मूल है दोस्त। इन्हें आप लिख सकते हैं, ये वो विशेषताएं हैं जो हमारा आधुनिक काल का मूल मानी जाती हैं, जड़ मानी जाती हैं। आधुनिक काल आखिरकार टिका ही इन विशेषताओं के ऊपर है दोस्त। क्लियर? बताइए। बहुत ही बेहतरीन और सबसे आसान कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहां पर डिलीवर कर रहा हूं। महादेवी वर्मा आपको पता है हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण निबंधकार और कवित्री रही हैं। कविताएं इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, जिनकी कविताओं में आपको श्रृंगारिता भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, संवेदनशील भावनाएं भी मिलेंगी। स्पेशली संवेदनशील भावनाएं महिलाओं पर केंद्रित हैं। रीजन क्या है दोस्त? एक महिला ही महिला के लिए कदम उठाने के बारे में ज्यादातर सोचती हैं, तो इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी काव्यों में, अपने लेखनों में, अपने निबंधों में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की बात की है हमेशा। जैसे आपने महादेवी वर्मा का निबंध सुना होगा, जीने की कला, जिसमें सिखा रही हैं लोगों को क्या जीने की कला। बड़ा फेमस निबंध है इनका दोस्त। इसके अलावा उनकी काव्य भाषा को न केवल संवेदनाओं में बल्कि मानसिक द्वंद्व, मतलब एक कन्फ्लिक्ट पैदा करती हूं। जिन लोगों को द्वंद्व नहीं पता उन्हें कन्फ्लिक्ट वर्ड जरूर पता होगा। द्वंद्व, कि आपके मन में दो विचार उठेंगे, क्या सही है क्या गलत है। आपको मजबूर कर देती है महादेवी वर्मा अपनी कविताओं के माध्यम से कि आपके मन में सवाल उठने लगे, भाई बात तो सही है पर अपनाई क्यों नहीं जा रही। और ये हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करती है, स्पेशली वुमेन्स को लेकर। उनकी कविताओं में आपको भावनाएं भी मिलेंगी। एक चीज प्रकृति चित्रण, वही वाली बात आ गई रामनरेश त्रिपाठी साहब वाली, प्रकृति का चित्रण ये करती हैं। और आगे ना स्त्री स्वाधीनता की बात करती हैं, स्त्री को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, स्त्री के लिए आवाज उठाना चाहती हैं, समाज में उनकी भूमिकाओं को मजबूत करना चाहती हैं। वे शुद्ध हिंदी में कविताएं लिखती थी दोस्तों। इसके अलावा आप देखेंगे केवल श्रृंगार का इस्तेमाल न करके सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण भी इनका था दोस्त, दार्शनिक दृष्टिकोण भी था। अब वही 4 क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही आपको? कैसी? संवेदनशील भावनाओं में महिलाओं को देखना, मानसिक द्वंद्व, प्रकृति चित्रण,
है ना, शुद्ध हिंदी, मानक हिंदी भाषा का इस्तेमाल, और आप देखिए समाज सुधार, देश प्रेम, यही सब चीजें आपको महादेवी वर्मा के काव्य में भी देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उम्मीद है ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए होंगी दोस्त, और डिटेल में आपको यदि क्लासेस चाहिए तो आप में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा BHDC 105, जिसमें हम बात करेंगे छायावाद उत्तर कविताएं, यानी छायावाद युग के बाद जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, उत्तर छायावाद युगीन कविताओं के बारे में बात करेंगे। क्लियर?